तो सबसे पहले नमस्ते अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अंकल, मैं अभी जादूगोड़ा में काफ़ी जगह विज़िट करके आया हूँ और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि हर तीसरे घर में एक डिसेबल इंसान है जिसे किसी न किसी प्रकार की विकलांगता है, कि किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो कोई चल फिर नहीं पा रहा है, कोई ऐसा है कि जिसमें सोचने समझने या डिसीजन लेने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है कि हर तीसरे घर में एक विकलांग पाया जा रहा है? कुछ तो कारण होगा इसका। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आप जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग जैसे बात कर रहे थे जी। तो आपने बोला कि ये पूरा क्षेत्र एकदम जंगल है। जी बिल्कुल। पेड़ पौधों से भरा हुआ है। तो यहाँ का जो स्वास्थ्य का जो कहानी था, आज से पहले जो यूरेनियम माइनिंग होने के पहले यहाँ बहुत ही अच्छा जगह था स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यूरेनियम माइनिंग होने के बाद में और गांव के नज़दीक जो यूरेनियम का कचरा डाला गया है, इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है रेडिएशन के कारण। तो आप अभी जो भी आपने जो समस्याएं देखी गांव में जा कर के, ये समस्याएं पहले नहीं था। यानी कि ये बाद में आई हैं? ये माइनिंग होने के बाद में यहाँ यूरेनियम का खनन और मिलिंग होने के कारण सारा समस्या हुआ है। अच्छा। और देखिए, ये सोचने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि यूरेनियम पहले यहाँ नहीं था, पहले से था, लेकिन वो ज़मीन के नीचे इतना सुरक्षित रूप से प्रकृति ने दबा के रखा था कि लोगों को कोई नुकसान नहीं था। ये जैसे जैसे माइनिंग शुरू हुआ, ये खनन शुरू हुआ, मिलिंग हुआ, बहुत सारे यूरेनियम को बाहर निकाला गया, तो ये हम लोगों को जहर बन के पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसके कारण ही ये सारा चीज़ आपको देखने को मिला है। जिस तरह की हैं अभी आप जो भी समस्याएं देखी है, चाहे बच्चे विकलांग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जिसका गर्भपात हो रहा है, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सारा समस्या पहले नहीं था। ये माइनिंग होने के बाद ही सारा चीज़ हुआ। पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे कि हमारे समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में कुछ गिनती भर का कुछ बीमारी था जो हमारे जड़ी बूटी और ये सादा जो पारंपरिक दवा दारू से ही ठीक होता था। लेकिन आज जो भी समस्या है, इसका तो इलाज ही नहीं है। तो ये सारा समस्या है। तो इसके लिए अंकल क्या ठोस कदम ऐसे उठाने चाहिए, क्योंकि किसी भी पीढ़ी को एक डेवलपमेंट के नाम पे दाव पे नहीं लगाया जा सकता? देखिए, बात यह है कि ये क्षेत्र यहाँ के लोकल और आदिवासियों का क्षेत्र है, हाँ, जिसके कारण सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है। देश का विकास के नाम पर ये सारा चीज़ जो खेल चल रहा है। अगर ये लोग अपना ज़मीन, अपना सारा चीज़ देश के लिए दे दिया है, तो इनको बेहतर ज़िंदगी जीने का भी अधिकार है। बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर देना चाहिए। यहाँ से 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी घर, कोई भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ का सलूशन है, यहाँ तभी समाधान है। और अन्यथा यहाँ अभी आप देख रहे हैं, अभी माइंस चल रहा है, एक ना एक दिन तो ये आपका यूरेनियम स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, उस समय तो ये माइनिंग बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ रह जाएगा क्या? यहाँ यूरेनियम कचरा रह जाएगा जो बड़ा बड़ा टेलिंग डैम बना के रखा है। तो उस समय इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा, केंद्र सरकार लेगा, या कौन सा एजेंसी लेगा कि इसका रख रखाव के लिए? तो ये आने वाला समय में ये पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, जीने रहने लायक नहीं रहेगा। तो आज जहाँ पे जो लोग पानी पीते हैं, या आपने देखोगे कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं कि आज भी लोगों को मैंने वहाँ नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, इवन कुछ जगह तो पानी पीते हुए देखा था। क्या वो पानी अंकल पूरी तरह रेडियो एक्टिव है? देखिए, ये जो जैसे बनाने का जो डिज़ाइन है, टेलिंग पॉन्ड का जो बनाने का जो डिज़ाइन है, 2 पहाड़ को जैसे वो लोग घेर दिया डैम के जैसे, और वह कचरा स्टोर करना शुरू किया। तो ये जो तकनीकी है वो सही नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे आप उसको कंक्रीट कर देना चाहिए था, सीपेज वाटर को कंट्रोल करने के लिए उसमें प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए, तब आप उसमें कचरा रख सकते हैं। नहीं तो आप उसका जो रिसाव जो है, उसका जो सीपेज वाटर है, और किसी नदी के साथ में, किसी तालाब के साथ में, चापाकल के साथ, कुआं के साथ में संपर्क हो जाएगा। फिर आप तो फिर वो जो ही पानी पिएंगे जो डैम में जो है, वही चीज़। लोकल लोग उसको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ले ही रहे हैं, किसी न किसी द्वारा वो अंदर जा ही रहा है। अंकल, एक चीज़ और मैंने सुना है कि जो यूरेनियम है वो खुली गाड़ियों में जाता है, खुले ट्रकों में जाता है। बिल्कुल। क्या ये सच बात है? हाँ, ये सच बात है। हम लोग कई बार
प्रोटेस्ट किया कि ये कवर होना चाहिए और जन आबादी के बीचों बीच से, गांव के बीच बीच से नहीं होना चाहिए, उसका सड़क अलग से होना चाहिए। हाँ, आप जहाँ पर पब्लिक आना जाना कर रहे हैं उसी रास्ता से ही आप लेके जा रहे हैं तो गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस रास्ते से पब्लिक आती जाती है कम से कम वहाँ से यूरेनियम नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से कोई भी टुकड़ा या कोई चीज़ गिरती है तो उसकी एशेस कहीं ना कहीं इंसानों के संपर्क में आएंगी एकदम और वो जब इनहेल करेगा तो वो अंदर जाएगा ही। और ये भी मैंने सुना है कि एक बार अगर वो आपके अंदर चला गया तो लाइफ टाइम रहता है। हाँ, वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसी की वजह से ये यहाँ जो लोकल जनता है उसको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, और ये आदिवासी यहाँ जो भी मूलवासी लोग रहते हैं, हाँ, इतना पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं और इसका जो समस्या है विज्ञान के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप साधारण जैसे कोई डैम बन गया, आदमी डूब रहा है तो तुरंत उसका असर दिखता है, लोगों को लगता है कि नहीं सारा ये गांव डूब जाएगा। हाँ, तो उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी बहुत सारे लोग साथ भी देंगे, लेकिन ये यूरेनियम तो दिखाई देता नहीं, उसका रेडिएशन से जो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको असर करेगा। सो अंकल, कुछ टाइम तक तो मुझे भी नहीं पता था कि जादूगोड़ा में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अभी लोगों में अवेयरनेस कम है कि यहाँ एक्चुअली में क्या चल रहा है। इसका क्या कारण है कि जादूगोड़ा की ऐसी चीज़ें बाहर क्यों नहीं आ पा रही एक बड़े लेवल पे जहाँ लोगों को पता चले? क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि कुत्तों के लिए आंदोलन हो जाता है, बिल्लियों के लिए हो जाता है। ये मैं ये हेट के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से कह रहा हूँ कि एक जानवर के लिए प्रोटेस्ट हो सकता है तो इंसान इंसानों के लिए क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा क्या है कि ये क्यों बाहर नहीं आ पा रही चीज़ें? देखिए, बाहर के लोगों को एक बार अगर आप समझा दीजिएगा तो लोग समझेंगे। हाँ, लेकिन बाहर के लोग तो छोड़िए, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, यहाँ के लोग भी इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं? हाँ, वो प्रभावित है, उनके बच्चे विकलांग हैं। हाँ, उनके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन और ये नहीं बताएंगे कि ये सारा समस्या ड्यू टू रेडिएशन, ये कभी नहीं बताएंगे। तो इसका क्या कारण है? कारण यही है कि आप अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसका असर के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता। अच्छा। वो मैंने यहाँ की UCIL का जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग गांव में ये सब बताते हैं कि ये यूरेनियम के कारण ये सारा चीज़। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर UCIL है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल है, बिल्कुल। जो माइनिंग करता है, मिलिंग भी करता है, यूरेनियम को निकालता है और गवर्नमेंट को सौंपता है जी। अगर इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी है UCIL के द्वारा हो रहा है, उसका कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका जो टेलिंग का जो रख रखाव का जो व्यवस्था है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या और मेड़ टूट रहा है, कचरा बाहर आ रहा है, जैसे ट्रकों का आना जाना, ये सारा जो मामला है वो यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, मान लिया आप कोई भी व्यक्ति ये जान जाए कि ये कचरा को छूने से या पैर से लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो वहाँ तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर उसको जानकारी दीजिएगा। तो यहाँ पर एक संस्था है कंपनी गवर्नमेंट केंद्र सरकार का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो यहाँ की गड़बड़ियों को नापता है। यहाँ हवा में रेडिएशन कितना है, पानी में कितना रेडिएशन है, यहाँ का मिट्टी में कितना रेडिएशन है और यहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है गांव में, ये सारा मॉनिटरिंग करता है ये। लेकिन वो यहाँ के लोगों को ये नहीं बताता है कि ये पानी खराब हो चुका है, यहाँ का मिट्टी खराब हो चुका है, हाँ ये यहाँ का हवा प्रदूषित हो चुका है, ये नहीं बताएंगे। यानी कि एक तरीके से झूठी बोला जा रहा है, झूठी बोला जा रहा है और यहाँ केवल रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है। तो अंकल, इस तरीके से तो यहाँ के पेड़ पौधों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा होगा। हाँ, पेड़ पौधों में भी है, तो पशु पक्षी हैं उन पे भी पड़ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे यहाँ के बहुत सारे जो पंछी हैं वो यहाँ से पलायन कर चुका है, वो दोबारा आया ही नहीं है। हाँ, यहाँ के कुछ जंगली जानवर हैं, पहले ना देखने को मिलता था, वो भी देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि जब हवा में रेडिएशन है, पानी में रेडिएशन है, तो इसका असर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों, पर्यावरण पे भी बहुत बुरी तरह पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। अभी देखिए गर्मी के टाइम में जो टेलिंग सूख जाता है वो तो धूल की तरफ होता है ना, एकदम महीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो पानी में घुल जाता है वो मतलब बहुत महीन होगा, वो गर्मी के टाइम में हवा का झोंका से बहुत दूर तक उड़ के जाता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारा समस्याएं हैं और सरकार को और कंपनी को चाहिए कि यहाँ के लोगों को तुरंत यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही बोली आपने। और अभी तक जो भी लोग यहाँ अगर UCIL के अंदर कोई भी काम किया हुआ जो मजदूर है, जो आधा जीवन जी करके गुजर गया अलग अलग बीमारियों के कारण, ठीक है, तो उनको कंपनसेशन, पुनर्वास ये करना चाहिए।
ये यूसीएलए नहीं कर रहा है। ये किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता कोई है नहीं। जो पीड़ित है, डिसेबल है, इस तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ उनको भटकाया और जा रहा है मुद्दे से। हाँ हाँ, कि आपके ये साथ केवल अब ये अभी तक इसीलिए काम हो रहा है, मतलब किसी भी तरह से हम यहाँ का मिनरल को ख़त्म करें और यहाँ के आदिवासियों को जैसे है वैसे ही इसी हाल में छोड़ दें। सो इंसानों की तरह ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। तो छतुआ जी, जैसे हम आज सुबह भी मिल चुके हैं, हाँ, और आज तो आप मेरे साथ में ही रहे थे, तो जी हाँ। हमने काफ़ी सारे डिसेबल बच्चों को विजिट किया जो चल फिर नहीं सकते थे, काफ़ी सारी समस्याएं थी। आपने मुझे बताया था कि आप खुद इस परेशानी से गुजरे हैं, तो जी हाँ। आप मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि आप इस दर्द से कैसे गुजरे। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि जो खुद इस चीज़ से गुजरा हो। देखिए, मैं जब मैरिज किया यानी कि शादी की, उस समय मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। मेरी एक बच्ची थी जो उनका नाम था गुड़िया दास। गुड़िया दास के बारे में सारे लोगों को पता है। तो पहला जो गर्भवती महिला थी मेरी वाइफ का, तो उस समय जो है गर्भपात हुआ। अच्छा। फिर हमने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो फिर हम 7 बच्चे के बाप हैं। जो सारा चीज़, जो मरा हुआ बच्चा जो पेट में था, वो जब बाहर निकला तो उनका जो है इनकम्प्लीट हमने देखा। मैं अपने आंखों से देखा इनकम्प्लीट जैसे पेशाब का नली ना बनना, आँखों पर पूरा नहीं बनना। तो 8 महीना पार करने के बाद में ये सारी चीज़ हमने देखी। और इसके बाद में मैं डॉक्टरों के यहाँ पर गया, और भी अच्छा लेडीज़ डॉक्टर जो साक्षी पर, अच्छे डॉक्टर का मतलब आप समझ गए, बिल्कुल। गैनिंग के लिए। तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट नहीं बताया। हमने उनसे कहा क्या कि इस तरह का जो है बार बार होने का वजह क्या है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। किसी ने कुछ इस नहीं चीज़ बताया। को कुछ भी नहीं बताया। किसी एक सज्जन ने मुझे कहा, दास जी आप यहाँ से जो है घर छोड़ दीजिए। मतलब जादूगोड़ा से। हाँ, जादूगोड़ा को आप छोड़ दीजिए, मैंने दूसरे जगह पर आप जाइए। मैं उनके बातों को समझ तो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो फिर हम देखें कि एक बच्ची थी जो गुड़िया दास, जो जन्म हुआ, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से जो 90% से वह विकलांग थी। 90%। यानी कि आप देखेंगे तो 90% का 100% आप समझ जाएंगे। किस तरह की विकलांगता थी? सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उनका ना पैर काम करता है, ना आँख काम करता है, ना नाक काम करता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ उनका आँखों से इशारा रहता है। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत बड़ा ट्रेनिंग के रूप में जाना गया। जैसे उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, या उनको जो है शौच करना है, लैट्रिन करना है, तो वो आँख से जिस तरह से वो देखेगी तो मैं समझ जाता हूँ कि इसे भूख लगी है, और मैं अपने हाथों से ही उसको खिलाता हूँ। बहुत प्यार से, माँ के हाथ से नहीं खाएगी वो। अच्छा। मेरे हाथों से ही खाएगी। अच्छा। अगर बाय द वे अगर मुझे आने में देर हो गई तो वह इंतज़ार करती है। मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, दिन भर रहता, मेरा कोई समय नहीं है। बिल्कुल। तो जब मैं घर आता हूँ और मेरी बच्ची गुड़िया दास जो है वो इंतज़ार करती है, और जब मुझे देखने पर उसे लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, यानी कि इतना खुश हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्या बताऊँ, यानी कि आपसे एक ज़्यादा कनेक्शन फील होता है उन्हें। अगर सारा चीज़ उनका सेवा जिसको कहा जाता है, जैसे लेटरिन कर देना बिस्तर में, तो उसको ले जाकर के मैं खुद सफाई करता हूँ। अच्छा। सफाई करने के बाद में उनके जो अच्छे कपड़े हैं
उनको पहनाता हूँ, सब चीज़ कर। मैं यही कहूँगा कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, गांव में, शहर में, पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य केंद्र है। गर्भ के दौरान महिलाओं को टीकाकरण देने के बावजूद भी विकलांग बच्चा पैदा क्यों हुआ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट दास जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। क्या आपने ये सारे प्रिकॉशंस लिए थे? आपने जो बताए थे, जैसे पोलियो का टीका लगता है या और भी जो दवाइयाँ होती हैं, वो आपने दिलाई थी? जी हाँ। उसके बावजूद भी ये हुआ? मेरे बारे में मैं कहाँ पर ट्रीटमेंट कराया, किस तरह का कराया, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में, सारा कुछ है। सारा कुछ। अगर कोई दवा ठोक के अगर बोले क्या कि आपने पोलियो का दवा नहीं खिलाई है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा कि कौन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कैसे किया, क्या किया, सारा चीज़ में। और ऐसे भी आपको जानकारी होगी कि हर जगह जो है पोलियो का दवा दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो क्या पोलियो का दवा नहीं देगी? अब वो तो भारत सरकार ने अलग से भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आपके खुद घर आके पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जी हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपने जैसे कहा कि आपकी बच्ची 90% डिसेबल थी, तो ये तो सुन के भी बहुत बुरा लग रहा है कि अगर किसी ने पूरा इलाज लिया है, सारी चीज़ें ली हैं, उसके बाद भी ऐसा हादसा किसी के साथ होता है। अच्छा, आप इसकी असली वजह क्या मानते हैं? क्योंकि डिसेबिलिटीज़ सिर्फ यहाँ एक या दो बच्चे में नहीं है, यहाँ हर तीसरे घर में ऐसा बच्चा है। आपको क्या कारण लगता है इसका? देखिए, जब इस तरह का जन्म होता है बच्चा, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही, चाहे रेडिएशन के बारे में हो या अन्य के बारे में हो। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना है। क्या आप मानते हैं कि ये रेडिएशन की वजह से ऐसा है? आपको लगता है ये? देखिए, जब कोई भी, यहाँ पे सवाल ये है कि जहाँ पर 100 घर है, 100 घर में अगर 2 या 3 विकलांग बच्चे अगर होते हैं, तो आप मान करके चलिए इतना बड़ा क्षेत्र में अगर सर्वे किया जाए तो कितने बच्चे होंगे? बिल्कुल, मैं खुद मिला हूँ, इस चीज़ का तो गवाह मैं भी हूँ कि हर तीसरे घर में एक विकलांग बच्चा है। हाँ। और एक तो है ही है, शायद 2 या 3 भी हैं। हाँ। कुछ घर तो ऐसे भी मैंने देखे हैं। जी हाँ। तो इस पे सरकार को क्या काम करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर उनका स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, पैर वगैरह, तो अभी जो भी है, जो होने का था तो हो गया, पैरालाइज वगैरह भी बहुत सारे से शिकायत आई है, तो उनको जो है एक मशीन होती है जो उनका एक्सरसाइज द्वारा जो है यहाँ पर फ्री में उनका एक्सरसाइज करने के लिए दिया जाए। उनको फाइनेंशियल क्या सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को? सरकार को मशीन में क्या है कि एक्सरसाइज द्वारा अगर करता है तो कुछ ना कुछ उनकी जो है, नहीं, मेरा मतलब आर्थिक मदद से था। आर्थिक मदद के अनुसार जो है, एक तो पेंशन होना चाहिए। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पेंशन उनका नहीं आ रहा है, और मुझे शक है इस बात का, मुझे जैसा शक है कि यहाँ पर कुछ बच्चे का पेंशन नहीं आने का कारण कि ये बार बार टीवी चैनल वगैरह जो भी है, और इतना सारे बच्चे को अगर सर्वे किया जाए तो सरकार के ऊपर में असर होगा। इतने बच्चे आए कहाँ से, कैसे आए, क्या कारण है इसका? क्या कारण वो खुद समझ जाएंगे, समझने वाले लोग खुद समझ जाते हैं किस कारण से हुई। यानी कि अभी ये जो जादू घोड़ा की आवाज़ है, जो यहाँ पे इतने बच्चे डिसेबल हैं, ये ज़्यादा दूर तक नहीं गई है। मेरा मतलब ये है कि अवेयरनेस अभी कम है लोगों को कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में हैं, उनको एक जो है देखभाल के लिए उनको रहना ही पड़ेगा। और बाकी जो लोग हैं उनके घर अगर है तो जो लोग हैं काम करने के लिए जो है बाहर चले जाते हैं, चाहे प्राइवेट के मामला में या और भी मामला में जो है इनका जो प्रॉब्लम है ये बच्चों का, और उनके साथ में जो लोग हैं तो उनके जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कह रहा हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, सही बात है, बिल्कुल, तब तो मैं सेवा कर रहा हूँ ना। मेरे मरने पर इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा? सरकार क्या निर्णय लेती है, उनका जिम्मेदारी क्या है? तो दास जी, अच्छा लगा आपसे हमें बातें करके, और आपने जो अपनी पर्सनल जो जानकारी हमसे शेयर की, अपने अनुभव शेयर किए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।